माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। और आजकल माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि अतीक पर इल्ज़ाम है उमेश पाल हत्याकांड का। और इसी के लिए अतीक और उसके कई गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। मगर आखिर क्या होता है गैंगस्टर एक्ट? कैसे पुलिस किसी को गैंगस्टर घोषित करती है? इसी तरह के कई और सवाल आपको इस वीडियो में देने की कोशिश हम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले बात, आखिर क्या होता है गैंगस्टर? तो आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट आया था साल 1986 में। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की तरफ से ये एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट का मुख्य मकसद जो था वो ये था कि उस वक्त 2500 के करीब जाने माने गैंगस्टर थे जिनको सलाखों के पीछे डालना था, ताकि राज्य में शांति बनाई जा सके और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इस एक्ट की धारा 2B के अनुसार गैंग का मतलब ऐसे लोगों का समूह से है जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हों और जानबूझकर सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालना चाहते हों। अब बात कि पुलिस कैसे किसी इंसान को गैंगस्टर घोषित करती है, पुलिस कैसे किसी इंसान को बोलती है कि ये इंसान गैंगस्टर की कैटेगरी में है या नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि अगर किसी पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलना आदि जैसे संगीन अपराध में कोई एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हैं जो अपनी जीविका यानी अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए अपराध करते हैं, जिनका काम ही अपराध के ऊपर डिपेंड करता है, जिनका रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, पैसे कमाने का ज़रिया है, वो अपराध है। जो अपराध सिर्फ इस मकसद से करते हैं कि वो पैसा कमा सकें, अपनी संपत्ति अर्जित कर सकें, ऐसे में वो गैंगस्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। अब गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए एक या एक से अधिक मुकदमे हो सकते हैं, यहाँ मैं आपको बताऊं। और ऐसा अपराधी जो गैंग के रूप में काम करता है और अपने साथी बदल बदल कर अलग अलग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, ऐसे व्यक्ति को गैंगस्टर के तौर पर नामित करने के लिए जो उस एरिया के थाने के जो SHO होते हैं वो एक चार्ट बनाते हैं जिसे गैंग चार्ट कहा जाता है। अब गैंग चार्ट में क्या होता है कि कोई भी एक इंसान, सपोज एक A गैंग है, उस गैंग के अंदर कितने लोग उस गैंग से जुड़े हुए हैं, वो गैंग किस तरीके का अपराध करता है, उस गैंग का लीडर कौन है, ये सारी चीज़ें उस चार्ट के अंदर मेंशन की जाती हैं। और साथ ही सबसे अहम बात कि उन मामलों में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगनी ज़रूरी है जिसे न्यायालय में दाखिल किया गया हो। मतलब कोई इंसान, अगर जैसे पुलिस SHO किसी भी इंसान का गैंग चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर चार्जशीट लगी होनी ज़रूरी है जो कोर्ट के अंदर दाखिल की गई हो, ताकि उसका जो अपराध है, उसका जो क्राइम है, उसको क्लैरिफिकेशन हो पूरी कि ये इंसान कोर्ट के सामने हम पेश कर चुके हैं कि उसने यही अपराध किए हैं और लगातार इस तरीके के अपराध वो करता हुआ आ रहा है। तो अपने जो SHO जो गैंग चार्ट बनाते हैं उसमें ये चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी होती है। अब SHO इस चार्ट को अपने जो उनके सीनियर अधिकारी होते हैं उनके पास ये भेजा जाता है। जो SHO होते हैं वो ये गैंग चार्ट अपने सीनियर्स के पास भेजते हैं। ये चार्ट CO SP के पास होते हुए ज़िले के DM तक पहुंचाया जाता है। फिर DM उस गैंग का पूरा चार्ट पूरा स्टडी करते हैं, देखते हैं कि अगर उस गैंग में क्या क्या अपराध उन्होंने किए हैं और कितने सीरियस और कितने हीनियस क्राइम उन लोगों ने किए हैं, वो पूरा एक जो DM होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि आरोपी गैंगस्टर एक्ट के तहत आ रहा है तो वो गैंग चार्ट को मंजूरी दे देते हैं। इस तरह से आरोपी को फिर गैंगस्टर घोषित कर दिया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये गैंगस्टर एक्ट जो था ये साल 2015 में मजबूत हुआ था, मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए साल 2015 में। असल में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया था। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट का जो दायरा था वो काफ़ी बढ़ा दिया गया। गैंगस्टर एक्ट में दोषी अपराधी को कम से कम 2 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल सज़ा दिए जाने का प्रावधान है। मतलब कम से कम 2 साल उसको सज़ा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी अपराधी को 10 साल तक की सज़ा देने का प्रावधान है। इससे पहले गैंगस्टर एक्ट में केवल 15 तरह के अपराध शामिल थे। मतलब जो गैंगस्टर एक्ट जब ये बनाया गया था उस वक्त इसमें ज़्यादा प्रावधान, मतलब ज़्यादा
अपराध को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 2015 में इसका संशोधन करके, इसको चेंजेस करके इसमें कई चीज़ें नई ऐड की गई और इसमें फिर अलग अलग और चीज़ों को ऐड किया गया। इससे पहले सिर्फ 15 अपराध थे जो शामिल थे, लेकिन बाद में इसका जो दायरा है काफ़ी बढ़ाया गया और अपराधों की जो संख्या है, जैसे सपोज पहले हत्या, लूटपाट से मान लिए एग्जाम्पल के तौर पे कि छोटे मोटे केसेस को ही उसमें ऐड किया गया था 15 अपराधों को, लेकिन फिर उसके बाद उसमें चेंजेस किए गए 2015 में अलग अलग तरीके से और इसके अंदर कुछ और अपराधों को बढ़ाया गया, अपराधों की संख्या में इजाफा किया गया। 2021 में यूपी गैंगस्टर नियमावली में नए प्रावधान शामिल किए गए, जिसके तहत पहले संपत्ति जब्त करने का प्रावधान जो था वैकल्पिक था। क्योंकि आपने सुना होगा कि कई बार हुआ कि काफ़ी सारे गैंगस्टर्स हैं, माफिया हैं, उनकी संपत्ति को जब्त किया गया, कुर्क किया गया। अभी मैं आगे आपको बताऊं कुर्क क्या होता है, लेकिन उससे पहले कि कुर्क बताऊं, संपत्ति जब्त करने की आपने कई बार कहानियाँ सुनी होंगी, खबरें पढ़ी होंगी कि इस डॉन की या इस अपराधी की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, हाल ही में हुआ था, फिर अब अतीक अहमद का भी ये मामला है। इस तरीके के कई ऐसे अपराधी हैं जिनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। साल 2021 से पहले ये वैकल्पिक ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शनल था कि अगर पुलिस चाहे तो, सरकार चाहे, पुलिस चाहे तो वो इसके अपराधी की संपत्ति को जब्त कर सकती है, ये ऑप्शनल था। लेकिन अब जो है ऐसे मामलों में अलग अलग फैसले लिए जा सकते थे उस वक्त में। अब बात साल 2021 में यूपी गैंगस्टर नियमावली में जो नए प्रावधान शामिल किए गए उनके बारे में, जिसके तहत पहले संपत्ति जब्त करने का प्रावधान ऑप्शनल था और ऐसे मामलों के अनुसार अलग अलग फैसले लिए जा सकते थे। लेकिन साल 2021 के नए प्रावधान के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्ती तो जरूरी बनाने के साथ साथ डीएम के अधिकारों को भी बढ़ा दिया गया। नए प्रावधान के मुताबिक एक ही अपराध करने पर भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी शख्स ने सिर्फ एक अपराध किया है तब भी उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है, जबकि इससे पहले किसी आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा मुकदमे होना ज़रूरी था। लेकिन अब जो है सिर्फ एक अगर कोई ऐसा केस उसने किया है तब भी उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नए प्रावधान के अनुसार अब आईपीसी की धारा 376D यानी सामूहिक दुष्कर्म, 302 यानी हत्या, 395 यानी लूट और 396 यानी डकैती और 397 यानी हत्या कर लूट जैसे संगीन मामलों में भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। यही नहीं, अब अगर कोई नाबालिग है और उसने कोई गंभीर अपराध किया है तो उसके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि अगर कोई नाबालिग है तो उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होती थी, वो बच जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर कोई नाबालिग भी कोई अपराध ऐसा करता है जो ज़्यादा संगीन है, जो ज़्यादा खतरनाक है, जो ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे शख्स के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नए प्रावधान के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब जांच अधिकारी को विवेचना के दौरान या चार्जशीट दाखिल करते वक्त संपत्ति जब्त किए जाने की रिपोर्ट भी देनी होगी। अगर जांच अधिकारी ये रिपोर्ट नहीं देगा तो डीएम इसकी वजह एसएसपी से पूछ सकते हैं। साथ ही ऐसे मामले में डीएम जांच के आदेश भी दे सकते हैं। नए प्रावधान के तहत अब गैंगस्टर एक्ट में अपराधी पर दर्ज सभी मामलों की जानकारी थानेदार को थाने के गैंग चार्ट में दर्ज करनी होगी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कहीं कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए डीएम हर 3 महीने में, कमिश्नर हर 6 महीने में और अपर मुख्य सचिव हर साल इसकी जांच करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, चेक करेंगे। अगर गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें लगता है कि कोई कार्रवाई गलत हुई है तो अब उसे वो वापस भी ले सकते हैं, उसे वापस भी लिया जा सकता है और जांच के दौरान डीएम उसे खारिज भी कर सकते हैं। अब आपको बताऊं कि सीआरपीसी की धारा 83 यानी सीआरपीसी सेक्शन 83 के तहत अगर कोई व्यक्ति फरार है, जिसके ऊपर धाराएं अलग अलग बड़े गंभीर अपराध दर्ज हैं जिसके खिलाफ, और वो इंसान फरार है, तो सीआरपीसी की धारा 83 के तहत उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की करने का भी प्रावधान करती है। मगर आखिर ये कुर्की होती क्या है? तो आपको मैं बताऊं कि एक होता है वारंट, यानी वो आदेश जो कोर्ट जारी करता है,
दूसरा होता है, इन्हीं में से एक है कुर्की वारंट, यानी वारंट ऑफ अटैचमेंट। इस कानून के तहत किसी की संपत्ति पर स्थायी या अस्थायी रूप से कोर्ट का कब्जा हो जाता है, लेकिन सवाल है कि किसकी संपत्ति पर। तो कोर्ट मोटा मोटी दो स्थितियों में वारंट जारी करती है, एक तब जब कोई आरोपी फरार चल रहा हो, और दूसरा तब जब उसे व्यक्ति को रकम या प्रॉपर्टी की अदायगी करनी हो। मतलब एक तो एक इंसान फरार हो उस वक्त में इस तरीके का होता है, या फिर दूसरा अगर किसी शख्स को कोई रकम या प्रॉपर्टी की अदायगी, मतलब प्रॉपर्टी कोई पैसा किसी देना हो या उसकी प्रॉपर्टी की कीमत देनी हो, ऐसे केसेस में कोर्ट जो है वारंट जारी करता है। इन दोनों स्थिति में कोर्ट के पास सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 82 से 86 के तहत कुर्की का विकल्प होता है। कुर्की वारंट जारी करने के बाद कोर्ट प्रशासन या नियुक्त किए गए रिसीवर को आरोपी से रकम की रिकवरी या प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए ऑर्डर देता है। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो अभी फ़िलहाल अतीक अहमद, जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद अतीक अहमद और फिर जो उसकी पूरे जितने लोग इस हत्याकांड में शामिल थे उनके खिलाफ अलग अलग कार्रवाई की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो आपको इस पूरी चीज़ के ऊपर हमने जितना आपको कहानी, आपको जितना भी इस चीज़ों के बारे में बताया, आपको कैसा लगा, आपको इस पर क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।